हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इंतजार आप लोगों ने कर लिया है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इंतजार का फल जो है वो आप लोगों का मीठा होगा और आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा ये सेशन। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जल्दी जल्दी से बता दीजिए जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर जरूर कर देंगे। और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग ऐसे ही बहुत सारे सेशंस कंटिन्यूअसली कर सके। और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी, एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। काफी जो है मेहनत से हमारी टेक्निकल टीम ने भी उसके ऊपर में काम किया है। और जो मैंने एक सोचा था, एक आइडिया सोचा था कि यार आप लोगों के लिए होना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को शो करूंगा। कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आप हजारों लोगों से आगे निकल जाओगे इसका इस्तेमाल करके, वो भी आज आप लोगों को शोकेस करने वाला हूं मैं। चलिए, तो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड किसके द्वारा और किस वर्ष शुरू किया गया था? बीपीएससी सीडीपीओ की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों से फिर से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर बीपीएससी के द्वारा पूछे गए अब तक जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, पास्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, जो जो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, जो एक्सप्लेनेशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, तो आप लोग बताइए आप कितने लोगों, आपको क्या लगता है आप कितने लोगों से आगे निकल जाओगे? तो टीचिंग परीक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए मैं अभी एक आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने मिशन ले रखा है कि भाई जितनी भी वैकेंसीज फिल होंगी वो टीचिंग परीक्षा से होनी चाहिए। और विजन ये है मेरा कि हर एक बच्चा मेरा इतना काबिल बन जाना चाहिए कि वो बच्चा कोई भी एग्जाम जो है वो क्लियर कर सके, अधिकारी लेवल तक के एग्जाम को क्लियर कर सके। तो बिहार हेराल्ड जो है फ्रेंड्स, ये गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा 1875 में स्टार्ट किया गया था। बीपीएससी सीडीपीओ का ओरिजिनल क्वेश्चन ये, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है इंडियन क्रॉनिकलर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 1881 के अंदर में ये स्टार्ट हुआ था, इसको भी याद रख लीजिएगा आप, इंडियन क्रॉनिकलर। अदरवाइज गुरु प्रसाद सेन के द्वारा द बिहार हेराल्ड, ये पहला समाचार अंग्रेजी समाचार पत्र था जो बिहार के अंदर में स्टार्ट हुआ था। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए आप लोग, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल के पास में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश का मतलब होता है फ्रेंड्स कि टेम्पररी रूप से कोई कानून बना देना, टेम्पररी कानून। जब तक के असेंबली या फिर अगर मैं केंद्र सरकार के रूप में बात करूं तो संसद अपने सत्र में वापस नहीं आ जाती, उसकी बैठक स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक के लिए अगर अर्जेंसी है तो टेम्पररी रूप से कानून बना सकते हैं। तो राज्यपाल के पास में ये अधिकार है अध्यादेश जारी करने का। मतलब क्या राज्यपाल अपने मन मर्जी से इसको जारी कर सकता है अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके, एग्जीक्यूटिव के एडवाइस पर? क्या करता है मतलब? तो बेसिकली एक्चुअली इसका जो आंसर होगा, दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, नॉट ओनली ऑन द एग्जीक्यूटिव। ये शक्ति का प्रयोग कैबिनेट की सलाह पर ही करेगा वो, कैबिनेट की सलाह के ऊपर में, ये याद रखिएगा आप लोग। कैबिनेट की मीटिंग होगी, बकायदा लिखित के अंदर में जो है राष्ट्रपति के पास में एक अनुशंसा जाएंगी, सिफारिश जाएंगी, ठीक है, सिफारिश एडवाइस जाएंगी, और उस एडवाइस के ऊपर में वर्क करना, उसको जो है उस पर काम करना, ये कंपलसरी है राज्यपाल के ऊपर में, और इन केस ऑफ केंद्र सरकार राष्ट्रपति के ऊपर में। तो आप लोगों के लिए चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि आर्टिकल नंबर जो है कौन सा है जो केंद्र सरकार के लिए काम करता है, और आर्टिकल नंबर कौन सा है आप लोगों का जो के राज्य सरकार के लिए काम करता है अध्यादेश के लिए। तो आर्टिकल नंबर 123 है केंद्र सरकार का, और आर्टिकल नंबर 213 है राज्य सरकार का। आर्टिकल नंबर 123 के तहत किसके पास में पावर है? राष्ट्रपति के पास में पावर है, और राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार की जो कैबिनेट है उनके अनुशंसा पर, उनकी सिफारिश पर ही काम करेगा, और राज्यपाल जो है वो भी राज्य सरकार की जो अनुशंसा है या एडवाइस है उनके अनुसार ही काम करेगा। एक और चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो अध्यादेश वाला जो कंसेप्ट है, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं पुरानी बैचेस में भी, अभी नई वाली बैचेस में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे तो सारे के सारे जो कानून है पुराने वाले, ठीक है, जो अंग्रेजों के समय में जो कानून बने थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भी और ब्रिटिश राज के समय में भी 1858 के बाद में, वो सारा का सारा फिर से हम लोग न्यू बैच में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो पुराने बच्चे, उन लोगों को याद होगा कि आपको बताया था मैंने कि 1861 का एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसके तहत फर्स्ट टाइम जो वाइसराय है उनको ये अधिकार दिया गया था ऑर्डिनेंस जारी करने का, वाइसराय को फर्स्ट टाइम। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार वाइसराय को कब दिया गया था? 1861 के कानून के अनुसार। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, ये हमने पढ़ा था हमारे एक्ट वाले इसके अंदर में, आगे मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। तो वहां से हमने ये कॉपी किया है हमारे भारत सरकार ने, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 213 राज्यपाल और आर्टिकल नंबर 123 राष्ट्रपति। चलिए जल्दी जल्दी से लिख देंगे, और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम लोग यहाँ पर में सारी चीजें कर सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शैक्षणिक संस्थान असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं किया गया था?
यहां पर मैं पॉइंट आप लोगों का है नहीं किया गया था, ये आप लोगों ने बताना है कौन सा वाला असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं किया गया था। सर आर्टिकल याद नहीं होते, आर्टिकल के लिए एक अलग मेमोराइजर बनाते रवि कुमार जी, आप बताइए। रवि, आप एक एक बच्चा जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप बताओ क्या बना दे एक आर्टिकल्स याद करने के लिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करने के लिए आप लोगों के लिए एक मेमोराइजर बना दूं मैं, बीपीएससी मेमोराइजर। अगर बोलोगे तो वो बीपीएससी मेमोराइजर बना दूंगा मैं, उसमें अनलिमिटेड आपको अटेम्प्ट दे देंगे आपके न्यू बैच के अंदर में, जो एआई पावर्ड बैच है उसके अंदर, ताकि आप लोग अनलिमिटेड टाइम जो है उसको अटेम्प्ट करके सारे के सारे उसको याद रख ले। आपको कोई अपना मोबाइल नंबर बताए तब भी आप उसके अंदर आर्टिकल्स खोज लोगे। चलिए, तो शैक्षणिक संस्थान असहयोग आंदोलन 1920-1922 के दौरान जो हुआ था उसमें बिहार विद्यापीठ स्थापित हुआ था, काशी विद्यापीठ जो है स्थापित हुआ था, जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी स्थापित हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भाई बहुत पुराना है ये, ठीक है, ये 1875 के अंदर में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्टार्ट हुआ था, फिर बाद में उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ा। अदरवाइज इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ के अंदर में की गई थी, ठीक है। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया तो 1920 में ही स्थापित हुआ था ना, उसके हकीम अजमल खान उसके पहले चांसलर थे। आज ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सब पढ़ाया तो आपको इसको, ठीक है। तो 1875 में हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना एंग्लो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वही रहेंगी यदि, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जनसंख्या वही रहेंगी यदि, चलिए चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में अगर हम लोग बात करेंगे कि जनसंख्या कब वही रहेंगी, जब बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो सेम रहने वाला है। ये देखिए आप लोग, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। पॉपुलेशन इंक्रीज कब होती है, जब बर्थ रेट जो है वो ज्यादा हो, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और लोग कम मर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लोगों को मार देना है आप लोगों ने, भाई ये इधर कंट्रोल करो ना, इधर में काहे के लिए जबरदस्ती मारना लोगों को। बर्थ और डेथ रेट समान रहेगा तो पॉपुलेशन स्टेडी रहेगी आपकी। पॉपुलेशन डिक्रीज कब होगी, जब बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं और बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपका, इसको बताइए आप लोग कि नवजीवन मराठा बंगाली वॉइस ऑफ इंडिया, ये कौन सा वाला सही रूप से नहीं लगा हुआ है, ठीक है, सही जोड़ी नहीं लगी हुई है। सफलता ईरा जी होगी जल्दी ही, जैसे उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। 1000+ लाइक्स के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने कर दिया है हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ नवजीवन की, तो नवजीवन महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बिल्कुल सही है। मराठा अखबार बाल गंगाधर तिलक और केसरी भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, केसरी, ठीक है। मराठा अखबार इंग्लिश में था, केसरी मराठी भाषा में था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बंगाली नाम से जो अखबार था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। वॉइस ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, बल्कि वॉइस ऑफ इंडिया किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये आप लोग याद रखोगे। आंसर इसका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है ये पूछा है आप लोगों से, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर में, मतलब ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो द वॉइस ऑफ इंडिया, और इसके अलावा रास्त गोफ्तार नाम से भी एक अखबार था, रास्त गोफ्तार, ठीक है, ये भी दादा भाई नौरोजी का ही अखबार है। नाउ ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इंडियन ग्लैडस्टोन के नाम से भी उनको जाना जाता है, इंडियन ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन क्या है ना, ग्लैडस्टोन नाम से एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन के अंदर में, तो उनका कंपैरिजन, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के साथ में इस तरीके से होता था कि दादा भाई नौरोजी को इंडियन ग्लैडस्टोन बोला जाता था, ठीक है। तो इंडियन ग्लैडस्टोन, इसके अलावा अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन, मतलब कि भारत के अनधिकृत राजदूत,
क्योंकि भारत की बात वहां तक पहुंचाते थे वो, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, इसी वजह से। बाकी चलिए यहाँ पर मैं देखिए महात्मा गांधी ने नवजीवन नाम की पत्रिका स्टार्ट की थी। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा बंगाली नाम से जो है एक समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था। मराठा और केसरी, ठीक है, ये दो अखबार जो है बाल गंगाधर तिलक के हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी और क्यों दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि किसको और क्यों दी थी, ये बताइए। वेरी गुड। यहाँ पर मैं देखिए प्रगति कुमारी ने लिख दिया यहाँ पर मैं अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन दादा भाई नौरोजी। बट ऐसे ही लिखना है, जो बच्चे इस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि जो है वो किसको दी थी? विलियम हॉकिंग्स को दी थी। क्यों दी थी? देखिए बात है 1608 की, केबीसी में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगर आप लगा दे वो कि कौन कप्तान था उसका, ये क्वेश्चन आया हुआ है, टीम अगर लगा सके पीछे से, तो हेक्टर नाम का जहाज था, वो जहाज का नाम था हेक्टर। उस जहाज के कप्तान कौन थे? ठीक है, इस जहाज के कप्तान थे विलियम हॉकिंग्स, ठीक है। तो विलियम हॉकिंग्स सूरत के अंदर में इनका जहाज लैंड हुआ, मतलब सूरत के बंदरगाह पे रुके वो जब मुगल सम्राट जहांगीर के पास में गए तो जहांगीर ने उनको बोला, अरे वाह, ये गोरा तो मस्त तुर्की बोले है। तो तुर्की भाषा में बात करते थे, तुर्किश लैंग्वेज के अंदर में, इसी वजह से इसको इंग्लिश खान और 400 जात का मनसबदार भी बना दिया था। 400 जात का मनसबदार, मनसबदार। अब ये 400 जात मतलब क्या है? ये 400 जात बेसिकली एक नंबर होता था, जितना ज्यादा बड़ा नंबर उतना बड़े आप मनसबदार, ये माना जाता था इसके अंदर में, ठीक है। तो 400 जात कितने जात का मनसबदार बनाया था, ये भी बोला जा सकता है, पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, ओके। तो 1608। अच्छा, यहाँ किसी ने लिखा कि सर डेट्स भूल जाते हैं, तो क्या ऐसा करें हम एक डेट वाला, जो इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं, 1608 हो जाए, 1556 हो जाए, 1526 हो जाए, 1761, ठीक है, 1206, इस तरीके से जो भी डेट्स वाले क्वेश्चन है आप लोगों के, जो मतलब जो कंफर्म जो डेट के ऊपर में क्वेश्चन आते हैं, अगर वो आपको चाहिए होगा तो अगर आप बोलोगे तो वो मेमोराइजर भी मैं बना दूंगा आप लोगों के लैब के अंदर में, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, सिंपली मुझे बैठना पड़ेगा एक बार, जैसे मैंने अभी आप लोगों के लिए 1960 पॉइंटर्स निकाले हैं बिहार के, 1960 पॉइंट्स, जिस पर अलग अलग बीपीएससी के बिहार आधारित क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे निकाल लिए पॉइंटर्स आप, और हिंदी इंग्लिश दोनों में निकाल लिए। अगर आप बोलोगे मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी करने वाला हूँ वो चीज, ठीक है। और जब हम लोग जो है एक बड़ी क्लास करेंगे तो उसके अंदर में जितने भी बच्चे, कल जो हमारी क्लास होंगी ना उसके अंदर में जो बच्चा पूरा लाइव देखेगा उसको मैं उन लोगों के साथ में शेयर भी करूंगा मैं उसको पूरा, ठीक है। 1960 पॉइंट्स निकले हैं जिनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो विलियम हॉकिंग्स जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, जहांगीर के समय काल के अंदर में आए थे। उनके जहाज का नाम क्या था ये प्लीज याद रख लीजिएगा, हेक्टर नाम का जहाज था वो। कहां पर में आया था वो? सूरत के अंदर में वो जहाज उनका रुका था आकर, विलियम हॉकिंग्स का। वो बहुत अच्छी तुर्की भाषा बोलते थे, तुर्किश भाषा, इसी वजह से इंग्लिश खान की उपाधि उनको दे दी थी। अगर वो अच्छी भोजपुरी बोलते तो शायद भोजपुरिया खान की उपाधि दे देते, भोजपुरिया खान। अरे वाह, क्या भोजपुरी बोला था तो, ठीक है। तो जेम्स वन जो है उस समय में ब्रिटेन के राजा थे, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में आया था ये विलियम हॉकिंग्स। तो विलियम हॉकिंग्स किसका प्रतिनिधि बनकर आया था? विलियम हॉकिंग्स जो है वो जेम्स वन, जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर आया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विलियम हॉकिंग्स किसके प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था? सर इस बार सिलेक्शन लेना है कैसे भी, इस बार कैसे भी सिलेक्शन दिलाना ही है। मैं तो आपको बता रहा हूं, मैंने तो मिशन लिया हुआ है और पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम ने मिशन उठाया हुआ है। मैंने हर किसी व्यक्ति को बोला हुआ है टीचिंग परीक्षा में हमारे को जितनी सीट से सारी टीचिंग परीक्षा से बननी है, इतनी मेहनत करनी है। इसी वजह से मैं एक एक बच्चे के ऊपर में ध्यान दे रहा हूँ कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है, हर एक चीज पूरी करेंगे। हर एक बच्चे का जो है पेपर निकलना चाहिए, और विजन ये है कि भाई उसने और बड़ी एग्जाम्स भी निकालनी चाहिए, इतना काबिल बनाना उसको। तो जेम्स वन, ये याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए फ्रेंड्स, मिशमी, बरेल और लुशाई क्या है? अब मैं यहाँ पर मैं इसको आपको बता दूं कि इसको थोड़ा सा हम एक लेवल और आगे बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों से 2 मिनट अनइंटरप्टेड जो है यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन का तालिब हूँ। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है यहाँ पर मैं करवाए, यहाँ पर मैं एक दिन टीचिंग परीक्षा पे लाइव मीट टाइप का क्लास होता है वैसे लीजिए। चलिए ठीक है, सलाम रजा जी, एक काम करते हैं हम ना, ऐसे करते हैं, टेस्ट रखा करेंगे हम, ठीक है। एक बड़ी बड़ी टेस्ट रखा करेंगे और उसमें फिर क्या करेंगे कि जो टॉप 100 में आएगा ना उन लोगों के साथ में, या टॉप 50 में आएगा उनके साथ में हम कुछ ऐसा मीट टाइप का रखा करेंगे। इससे क्या होगा, बढ़िया अच्छे से हो जाएगा, सारी चीजें आप लोगों के साथ में बातचीत भी होती रहेंगी।
तो मिश्मी, बरेल और लुशाई, मैं एक कदम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ठीक है, हिल से ये, बट अब आप मेरे साथ में प्लीज सभी बच्चे, हर एक बच्चा पूरा कंसंट्रेशन के साथ में देखेगा, पूरा का पूरा सारे बच्चे देखिए फ्रेंड्स, डाफला, मीरी और अबोर अरुणाचल प्रदेश में है, और एक है मिश्मी हिल्स, ये पहाड़ियां है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। प्लीज लिखो मिश्मी हिल्स कहाँ है, मुझे हर एक बच्चे से लिख के चाहिए, क्यों चाहिए मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा यहां पर मैं, ठीक है। मिश्मी हिल्स कहां पर, मैं जल्दी से लिखो कमेंट के अंदर में, चाहे लाइव देख रहे हो चाहे ऑफलाइन देख रहे हो बाद में देख रहे हो, हर एक बच्चे ने लिखना है मिश्मी हिल्स कहां है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर में ये जो बराइल हिल्स है ना, ये यहाँ पर में आप लोगों का आसाम में मिलेगा, ये मणिपुर में नहीं है, मणिपुरी हिल्स और जो है ये माउंट सारामती है नागालैंड में, लेकिन ये इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आसाम में जा रहा है, तो आसाम में है। बराइल हिल्स लिखो सभी लोग, कहां पर में है, बराइल हिल्स, ठीक है, आसाम के अंदर में है, लिखो ये बराइल, आसाम के अंदर में, आसाम राज्य के अंदर में है बराइल हिल्स, आसाम में। क्या क्या पढ़ाया मैं अभी, मिश्मी अभी आया था ऑप्शन में, मिश्मी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में, बराइल हिल्स, ठीक है, आसाम के अंदर में। उसके बाद में लुशाई हिल्स आप लोगों को कहां पर में मिलेगा, मिजोरम के अंदर में, लुशाई, लुशाई हिल्स मिजोरम के अंदर में, लुशाई हिल्स मिजोरम के अंदर में है, ठीक है। चलो तो एक एक करके हम लोग यहां पर में बात करते हैं। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय के अंदर में, बराइल हिल्स आसाम के अंदर में है, ठीक है। इसके अलावा मिकिर हिल्स, ये भी आप लोगों को आसाम के अंदर में मिलेगा। पटकाई बुम जो है वो भी आप लोगों को कहां पर में मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, आसाम के अंदर में मिलेगा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है बता दूं कि क्या क्या पूछा था। जैसे मिश्मी आपसे पूछा था, तो मिश्मी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, लिखते जाओ सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश में। बरेल हिल्स कहां पर में है, ये आसाम में है, लिखो सभी बच्चे ने लिखना है। लुशाई हिल्स कहां पर में है, मिजोरम के अंदर में है, मिजोरम में, ओके, लुशाई मिजोरम में, लिखो जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चा लिख दिया। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, आगे में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। अब यूपीपीसीएल जेई ईई 29 मार्च 2022 के सेकंड शिफ्ट का पेपर आपके खिदमत में पेश है, बताइए यहां पर में इसका आंसर क्या होगा। चलो ऑप्शन दिख रहा है तो मैं ऑप्शन भी हटा देता हूं आप लोगों का। बताइए यूपीपीसीएल जेईई 29 मार्च 2022 के शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोगों का, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बरेल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, अभी आप लोगों को बताया बरेल, ठीक है, कहां पर में, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए कमेंट में। हमको सिलेक्शन लेना है सर, टीचिंग परीक्षा, बिल्कुल आपका जो है सिलेक्शन यही तो करवा रहे हैं, मेहनत इसलिए तो करवा रहा हूं आपसे। आप देखिए एग्जाम का क्वेश्चन बरेल, यहां पर मैं आप देखिए बरेल आसाम के अंदर में आप लोगों को बताया, मैंने पढ़ाया आपको, आंसर आपका एक एग्जाम लेवल का क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मुख्य रूप से मिश्मी हिल्स फैली हुई है। ये क्वेश्चन एसएससी एचएससी लेवल जो एग्जाम है आपका 9 नवंबर 2020 को जो हुआ था शिफ्ट 1 में, उसका क्वेश्चन। तो जो भी पढ़ा रहा हूं एग्जाम लेवल का पढ़ा रहा हूं, आपका एग्जाम स्पेसिफिक आप पढ़ रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक एक बच्चा आगे बढ़ रहा है टीचिंग परीक्षा के साथ में। आप लोगों की जो प्रिपरेशन है ना वो सिलेक्शन बन रही है, ओके। चलिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, मिश्मी हिल्स अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, अभी आपको दिखाया मैंने, एक बार मैप में फिर से दिखा देता हूं, ये देखिए मिश्मी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में हिल्स है, ठीक है। और आप मुझे बता दीजिए लुशाई हिल्स कहां पर में, ये आप लोग बता दोगे मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। कहलगांव थर्मल पावर प्लांट कहां पर में लोकेटेड है, कौन से जिले के अंदर में है, तो कहलगांव, कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये आप लोगों को भागलपुर जिले के अंदर में मिलेगा। ये बिहार एस्टेट टीजीटी के अंदर में 6 सितंबर 2023 के शिफ्ट नंबर 1 में आया था, आगे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। और आपको बता दूं कि 1985 के अंदर में ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, ठीक है, 1985 के अंदर में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, भागलपुर के अंदर में। तो कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन भागलपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 1985 के अंदर में, 1985 के अंदर में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हाथ ऊपर करके जरूर बता दीजिए चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं आप लोगों ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का, भागलपुर के अंदर में लोकेटेड है आपका कहलगांव ताप विद्युत परियोजना 1985 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष।
देखिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, आप लोगों में से कई सारे लोग हैं जो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि जो है लोगों का मानना है कि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, उनके बीच में बनती नहीं थी। कई सारे लोगों का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस बनते, या जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनते, लेकिन एक्चुअल में इन लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। आप लोग देखिए यहाँ पर में कि जब इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना हुई, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है, तो इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 के अंदर में जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस ने। इसके पहले अध्यक्ष बने थे श्रीनिवास अयंगर, ठीक है, तो श्रीनिवास अयंगर इसके पहले अध्यक्ष थे। अब यहां पर मैं आप लोगों की बात आती है, रास बिहारी बोस भी एक तरीके से एक अलग इसमें रिलेटेड है आपका। उन्होंने एक बनाया था जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अगर किसने स्टार्ट किया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है, रास बिहारी बोस, ठीक है। चलिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, अगर आप लोग बोलो तो मैं इसका क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ रहे हैं आप लोग, तो भाई प्रूफ क्या, प्रूफ के साथ दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। पश्चिम बंगाल सीएस एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने लगा भी दिया मैंने, ठीक है। ओके, तो रास बिहारी बोस जो है फ्रेंड्स, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग लिखो सभी लोग पहले, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। संस्थापक जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और पहले अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर, सभी बच्चे लिखेंगे जल्दी जल्दी से। वही अगर आपसे बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, देखो थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, वो हो जाएगा रास बिहारी बोस। समझ में आया कि जल्दी से हाथ ऊपर करके बताओ, अगर समझ में आ गया है तो लिख दो जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में, ताकि मुझे पता चल जाए कि यार हाँ बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर 1500 प्लस लाइक्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया वो एक बार जल्दी बता दीजिए, सर आपका पढ़ाया हुआ समझ आसानी से आ जाता है। थैंक यू वेरी मच इरफान जी, ठीक है। और ऐसे ही आसानी से मैं आपको याद करवाऊंगा, मुझे पता है फ्लो कैसे रखना है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर पहले अध्यक्ष। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बोला जाए तो रास बिहारी बोस। मैं आप लोगों को बता दूं कि पश्चिम बंगाल सीएस प्रीलिम्स के अंदर में 2019 का क्वेश्चन लीजिए आपके सामने पेश है, हर बच्चा आंसर करेगा अब यहाँ पर में, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अब बताओ इसका आंसर, डायरेक्टली आपको दिख गया है वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। खत्म बात, ठीक है। इतना आसानी से आपका पेपर में क्लियर करवा सकता हूं। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, आज ही जाकर टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज भी देने वाला हूँ। प्लीज टीम एक बार देख लीजिएगा कि हमारे जो आज की जो गुड न्यूज बच्चों को हम दिखाने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है क्या, वो पूरा तरीके से तैयार है क्या, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो हुआ यूं था फ्रेंड्स, ठीक है, शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी अधिकार है वो कौन से मुगल सम्राट ने दी थी, तो शाह आलम द्वितीय ने दी थी, शाह आलम द सेकंड। क्यों दी थी उन्होंने, क्या उनको बहुत दया आ गई थी देने के लिए कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी इतने दूर से आई है तो इसको कुछ ना कुछ दिया जाए? नहीं, एक्चुअली हुआ यह था, बक्सर की लड़ाई के अंदर में ये हार गए थे, बक्सर की लड़ाई, ठीक है, 1764 के अंदर में। इस वजह से 1765 के अंदर में ये संधि होती है 12 ऑफ अगस्त 1765 को, जिसके अलाहाबाद की संधि जिसको बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, अलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो है वो दे दिए जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। बिहार एपीओ के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए आप लोग।
डीपीएसपी के बारे में बात करूं तो हमारे भारत के संविधान के अंदर में इसको भाग नंबर 4 में रखा गया है, पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, पार्ट नंबर 4, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स इसके अंदर में मौजूद है। ये डीपीएसपी हम लोगों ने कहां से उधार लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से उधार लिया है हमने, आयरलैंड के संविधान से इसको उधार लिया है। इसको मैनिफेस्टो ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र किसने कहा है? ये क्वेश्चन आया आप लोगों का, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको कहा है। मैं एक और चीज बता दूं आप लोगों को फ्रेंड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को एक और चीज कही है, वो है नोवल फीचर। ठीक है, नोवल फीचर, जिसको आप लोग हिंदी में नवाचार बोलते हो। नवाचार, नवाचार मतलब आप एक चीज समझ जाइए कि बी आर अम्बेडकर को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को डीपीएसपी बहुत ज्यादा पसंद था। उन्होंने देखो क्या क्या बोला है, इसको नोवल फीचर बोला है। वो बात अलग है कि हमने उधार लिया है, लेकिन ये नहीं है कि हमने पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी किया। हमने हमारे वाले उसमें पॉइंट्स डाले हैं ना हमारे भारत के अंदर में, हमारे डीपीएसपी के अंदर में। ठीक है, तो डीपीएसपी को नोवल फीचर कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। उन्होंने कहा है मैनिफेस्टो ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। सभी लोग लिख दीजिए क्या क्या कहा है फास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे आगरा के सिकंदरा में स्थित मुगल सम्राट अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? चलो, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का बेटा कौन था बताओ? चलो आप लोग बताओ यहां पर, मैं बाबर का बेटा अगर हुमायूं है, हुमायूं का अकबर, तो अकबर का मकबरा किसने बनाया होगा? ऑप्शन एलिमिनेट करो इसमें से। हाँ, अकबर अपना मकबरा खुद ही बना लेगा क्या? हाँ, अकबर अपना मकबरा खुद बनाएगा क्या? बताओ जल्दी से, नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अकबर का बेटा जो था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर, तो जहांगीर ने बनाया था। ठीक है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा जहांगीर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सिकंदरा जो है फ्रेंड्स, ये सिकंदर लोधी के नाम पे पड़ा था सिकंदरा। इवन जो आगरा है ना, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि जो है आप लोगों का आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को किस तरह से बताया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना बोला था उन्होंने, नोवल फीचर बोला था, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, डेड लेटर बोला था, क्या बोला था उन्होंने? अभी आपको बताया ना कि क्या बोला था उन्होंने नोवल फीचर बोला था इसको। ठीक है, नवाचार, एक नवीन विशेषता, नई विशेषता या नवाचार बोला था उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा जो है, अब देखिए आप लोगों का बीपीएससी 2015 के अंदर में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने कहा था? ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि बिस्मिल ने कहा था। ठीक है, और ये कौन से है? बिस्मिल अजीमाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, ये बिस्मिल अजीमाबादी है। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में प्रोवाइड करवा दी गई है, और इसको मेमोराइजर में भी डाल दिया गया आप लोगों का, मेमोराइजर में भी, ताकि आप लोगों को याद हो सके। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये भी एक अच्छी चीज है। चलिए, रैपिड रिवीजन के लिए कितने लोग तैयार है? हाथ ऊपर करके बताएंगे जल्दी जल्दी से। रैपिड रिवीजन के लिए कितने लोग तैयार है? फास्ट। फिर इसके बाद में मैं आप लोगों को एक सरप्राइज जो है वो दिखाता हूं आप लोगों का। चलिए देखिए फ्रेंड्स, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर, ठीक है, 213, और आर्टिकल नंबर 123 किससे संबंधित है? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे दोनों के दोनों पॉइंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि अधिकतम वैधता कितनी होती है? तो राज्यपाल के द्वारा जो जारी अध्यादेश है उसकी अधिकतम वैलिडिटी कितनी होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये इसका ये जो क्वेश्चन है ये होना चाहिए अधिकतम वैधता। ठीक है, सत्र के शुरुआत से मतलब कि मान लो कि जो भी नेक्स्ट वाला जो सेशन स्टार्ट होगा उससे 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपने पास करना है। जो भी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, देखो मान लो कि आज हमने जो है कोई एक अध्यादेश जारी किया, मैंने मान लो एक अध्यादेश जारी किया कि भाई सारे लोगों को बीपीएससी टीआरई के अंदर में अलाउ कर दो, बीपीएससी टीआरई के अंदर में हम जो है 10 लाख वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है, मैं गवर्नर हूँ, मेरे को बोला सीएम ने और कैबिनेट ने कि निकालो करे, मैं बोला चलो अध्यादेश निकालो, उसकी बहस का अंडा बाद में देखेंगे। ठीक है, अपन ने निकाल दिया। इसको अगर मान लो कानून बनाना है, अगर कानून बनाना है तो
तो क्या करना पड़ेगा पता है, जैसे ही अगला विधानसभा का सत्र स्टार्ट होगा उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर हमको पास करना पड़ेगा। तो सत्र के स्टार्ट होने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर हमको करना होता है, 6 हफ्ते के अंदर अंदर सत्र के स्टार्ट होने से पहले। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, उस केस के अंदर में 6 हफ्ते के भीतर सत्र के स्टार्ट होने के पहले, पुनः सत्र जब स्टार्ट होगा तब से। अदरवाइज इसकी मैक्सिमम लिमिट तो 6 महीना 6 हफ्ते हो सकती है, 6 महीना प्लस 6 हफ्ते। कैसे हो सकती है वो मैं आगे मैं आपको बताऊंगा। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? टीआरई 2.0 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान हुई थी। ठीक है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना ओके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। काशी विद्यापीठ की, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना भी उसी समय काल के अंदर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। वॉइस ऑफ इंडिया अखबार के संस्थापक कौन है? तो वॉइस ऑफ इंडिया अखबार के संस्थापक है फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी। डी इज द करेक्ट आंसर। दादा भाई नौरोजी बॉम्बे में स्टार्ट किया था उन्होंने 1883 के अंदर में। दादा भाई नौरोजी निम्नलिखित में से किस पत्रिका से जुड़े थे? डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। दादा भाई नौरोजी, तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? राष्ट्र गुफ्तार है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्र गुफ्तार भी आप लोगों को बताया मैंने, राष्ट्र गुफ्तार भी उनका अखबार था। राष्ट्र गुफ्तार और जो है वॉइस ऑफ इंडिया, ये दो अखबार थे उनके। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध अपवाह सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन थ्योरी या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है इसका मतलब ये था कि भारत से जो है पैसे की निकासी होकर ब्रिटेन के अंदर में जा रही है। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। उनकी एक बहुत मशहूर पुस्तक है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में स्टार्ट किया था? एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप लोगों के। आप लोगों में से जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अभी आप लोगों के पास में सबसे सही समय चल रहा है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, इंडिया इस कूपन कोड का इस्तेमाल अभी भी आज आप लोगों के हैवी रिक्वेस्ट के ऊपर में इसको रखा गया था। ठीक है, तो आप जितने भी बच्चे हैं जो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आज रात 12 बजे से पहले पहले कर सकते हो। ठीक है, इंडिया इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप लोग कोई भी कोर्स में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र जो है ये इंग्लिश भाषा में स्टार्ट किया था, मराठी में नहीं। केसरी नाम का जो अखबार है वो निकाला था उन्होंने मराठी में, केसरी। ठीक है, केसरी निकाला था मराठी में और मराठा इंग्लिश में। बंगाली नाम से अखबार किसने निकाला था ये प्लीज एक बार लिख दो आप सभी लोग। मैं यहां दिखा देता हूं आपको, बट लिखेंगे आप लोग ताकि आपको याद हो। चलो बताओ, बंगाली नाम से अखबार किसने निकाला था? द बंगाली या बंगाली बोला जाता है, किसने निकाला था अखबार? सभी लोग जल्दी से लिखेंगे कमेंट के अंदर में, बंगाली नाम से अखबार लिख दो ताकि याद रहे आप लोगों को आगे के लिए। ये प्रिपरेशन हो रही है आपकी, आपके माइंड की एक्सरसाइज हो रही है। इंग्लैंड के राजा जेम्स वन ने 1608 में जहांगीर के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? ये क्वेश्चन आपका केबीसी के अंदर में भी आया था, आई थिंक 7 करोड़ के लिए था प्रश्न। वो एक बार अगर टीम दिखा पाए उसको या फिर रख दे हम लोग उसको। ठीक है, तो 1608 में, ठीक है, वो हेक्टर नाम के जहाज का कप्तान कौन था वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो विलियम हॉकिंग्स उसका कप्तान था। ठीक है, तो 1608 में। और कहां पर में आया था वो? सूरत के अंदर में वो जहाज उन्होंने पार्क किया था अपना। ठीक है, और जब जहांगीर से मिले तो जहांगीर ने उनको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी और 400 जात का मनसबदार बनाया था, 400 जात का मनसबदार। अच्छा, ये मनसबदारी वाली प्रथा किसने स्टार्ट की थी पता है क्या आप लोगों को? मनसबदारी वाली प्रथा जो है ये अकबर ने स्टार्ट की थी, अकबर ने। और इसने भी कहां से उधार लिया था? ये मंगोल लोगों से उधार लिया था, मतलब मंगोल लोगों से सीखा था, मंगोल से। एक शब्द लेकर हम लोग पूरा का पूरा उसका रामायण महाभारत स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरीके से अच्छे से कमेंट्स में आंसर करते हुए पढ़ो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी कहलगांव बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार स्टेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन देखिए। ये आप लोगों का 2025 में फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, 2023 के बाद में, कहलगांव वाला। इससे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों का 2023 में भी आया था, तो फिर से रिपीट हुआ। कब बना था ये? 1985 के अंदर में कहलगांव। ओके, और ये है भागलपुर के अंदर में। सी इज द करेक्ट आंसर। 1947 लाइक्स हो चुके हैं, आजादी वाला हमारा। चलो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी जरूर करते रहेंगे।
किसने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये किया था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, ठीक है, लीग। एक था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और एक था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, एक था इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो दोनों याद रखना है। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, और श्रीनिवास अयंगर भी थे उसमें, प्लस प्लस श्रीनिवास 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 अयंगर, ठीक है। और ये श्रीनिवास अयंगर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर ऐसे लोग थे। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की बात करें, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो वो रासबिहारी बोस ने किया था, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रासबिहारी बोस, और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 से 51 किससे संबंधित है? 2000 प्लस लाइक्स के लिए आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 जो है फ्रेंड्स आप लोगों का डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है आप लोगों का, ये पार्ट नंबर 4 में है, पार्ट नंबर 4 के अंदर में, ठीक है। और इसको जो है आयरलैंड से उधार लिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। इसको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र भी कहा है और इसको नवाचार भी कहा है, ठीक है। चलिए 5 करोड़ का प्रश्न आप लोगों के लिए, बताओ सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएं। Who commanded the Hector, the first British trading ship to land at सूरत? हेक्टर नाम का जो जहाज था उसके कप्तान कौन थे? पॉल कैनिंग, विलियम हॉकिंग्स, थॉमस रो, जेम्स लैंकेस्टर। आंसर बताइए। पांच करोड़ का क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंग्स, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 5 करोड़ रुपए जीत गए आप लोग। ये देखिए विलियम हॉकिंग्स, ठीक है। डबल डिप ली थी उन्होंने, डबल भाई अगर तुम लोग भाई अगर हमसे पढ़े, दानी सर से पढ़े होते, टीचिंग परीक्षा से पढ़े होते ना, डबल डिप नहीं लेनी पड़ती, लाइफलाइन बच जाती और पहली बार में आंसर लगा देते तुम। बात सही है कि नहीं? टीचिंग परीक्षा से पढ़े होते तो डायरेक्टली आंसर लगा पाते। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को जो है एक चीज दिखाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं पेड कोर्स में आप लोगों को 10,000 प्लस जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा मेमोराइजर के फॉर्म में। तो आप लोगों के खिदमत में पेश है मेमोराइजर। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स एक मेमोराइजर जो है पहला वाला मैंने डाल दिया है, बीपीएससी स्पेशल 10,000 पीवाईक्यूज आप लोगों को इसमें मिलेंगे मेमोराइजर के फॉर्म में, ठीक है। चलिए पहला, यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत में आगमन, ठीक है। इसकी क्विज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से सारा का सारा मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए 44वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, 44वीं बीपीएससी के अंदर में, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। इसका फॉन्ट भी हम लोगों ने बड़ा कर दिया है ताकि आप लोगों को दिखाई दे इसको, ओके। तो आप लोग देखिए, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सॉली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंग्स ने, ठीक है, थॉमस बेस्ट ने, थॉमस रो ने, या जेसिया चाइल्ड ने? तो आंसर इसका थॉमस बेस्ट है। तो देखिए आप लोगों का यहाँ पर मैं आंसर याद हो गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो थॉमस बेस्ट ये आप लोगों का आंसर हो गया। पुर्तगालियों को हराने वाला अधिकारी। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को अंतिम रूप से पराजित किया था? अंतिम रूप से पराजित, वनडी वॉश, उनका पूरा वॉश हो गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में मिल जाएगा। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जल्दी से जाकर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर या नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके या टीचिंग परीक्षा की वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। बैटल ऑफ वेंडी वॉश, देखिए पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर में मिल रहा है, पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वेंडी वॉश के युद्ध में फ्रांस ने अंतिम रूप से फ्रांस को अंतिम रूप से पराजित किया। यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है। 1758 से 63 का हिस्सा था। वांडी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 की पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो कौन सी संधि हुई थी तीसरे कर्नाटक युद्ध के अंदर में? पेरिस की संधि हुई थी, ठीक है। तो प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कब हुआ था वो भी आपको यहीं पे दे दिया है ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है।
चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे वॉज गिवन टू प्रिंस ऑफ इंग्लैंड। मुंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दिया गया था। ये एपीओ जीएस 2012 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका बिहार के अंदर में। चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स वन, जेम्स टू, हेनरी सेवन किसको दिया गया था? अगर देखिए आप गलत आंसर लगाओगे ना तो वो आपको बोलेगा कि गलत है। देखो जानबूझ के हमने गलत लगाया तो उसने बोला गलत है, फिर से गलत लगाएंगे फिर से गलत बोलेगा, तो चार्ल्स सेकंड इसका आंसर होगा। तो पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा उसका नाम था, तो कैथरीन ब्रेगेंजा के साथ में विवाह के अनुसार, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज के रूप में, बॉम्बई जो है वो दहेज के रूप में मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आपको जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, देखिए बीपीएससी ऑडिटर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत यह घोषणा की थी कि भारत में अधिकारियों की नियुक्तियों में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? ठीक है, तो किसके आधार पर यह हुआ था कि राष्ट्रीयता मतलब कि अंग्रेज होंगे या फिर भारतीय होंगे उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा? 13, 33, 53, 61 किसके आधार पर हुआ था? तो 33 के आधार पर ये बात कही गई थी सबसे पहले बार। ठीक है, चलिए तो 1833 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन, सारे के सारे आंसर्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। आप लोगों ने सिंपल सा क्या करना है, आज रात 12 बजे से पहले पहले इंडिया इस कूपन कोड का आप लोगों ने इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, आप सभी लोग मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोगों ने। और एक और चीज मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप में से कोई यूपी टेट देने वाला है या सी टेट देने वाला है, आपका भाई देने वाला है या आपकी बहन देने वाली है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पहले से उनको बोलिए कि टीचिंग परीक्षा में ज्वाइन हो जाए ताकि वो उनको उसका फायदा मिल जाए। ओके, तो जो भी है, जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, चाहे यूपी टेट दे रहे हो चाहे सी टेट देने वाले हो, अगर देना है तो टीचिंग परीक्षा जुड़ जाइए अनाउंसमेंट से पहले पहले। तो मैं आप लोगों को सभी को हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर मैं कि भाई एक बड़ी घोषणा इन 2 एग्जाम्स के लिए होने वाली है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि बहुत बड़ा उनका फायदा होने वाला है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों का आज का सेशन था। आगे में हम लोग जो है फ्रेंड्स इसको कंटिन्यू करेंगे, और इससे पहले कल हमारी एक बड़ी क्लास है, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। उस सेशन को जाकर लाइक कर देंगे आप सभी। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों का जो है वो कूपन आप लोगों को दिया हुआ है होगा सर, बिल्कुल हाँ, टीजीटी ओल्ड स्टूडेंट कूपन एक्टिव है। पीयूष भारती, आप जाकर वहां पर में लगाकर उसको कर सकते हो। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं 299 के अंदर में उसमें कर सकते हैं। जी हाँ, तो और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स जो बच्चे टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक और चीज है। आप लोग क्या करिएगा, आप लोगों को एक लिंक दी गई है नीचे में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे बीपीएससी का टेलीग्राम ग्रुप टीचिंग परीक्षा का। ठीक है, तो टीआरई बाय टीपी, टीआरई बाय टीपी, ठीक है, ये लिंक है और उसका पूरा जो नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर में वो लिखा हुआ है आपका, ठीक है, बीपीएस टीआरई 4 बाय टीचिंग परीक्षा। ठीक है, टीआरई 4 बाय टीचिंग परीक्षा। ठीक है, आप चाहो तो ये सर्च कर लो, चाहे तो ये सर्च कर लो, दोनों में आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बस ध्यान से, क्योंकि कई सारे जो है फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पर मैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, उतने देर के अंदर में 300 बच्चे जुड़ गए, जैसे ही मैंने बताया उतने देर के अंदर में बच्चे भी जुड़ गए हैं। ठीक है, तो 300 से ज्यादा ही बच्चे जुड़ गए जितने देर में बताया, तो इतना फास्ट है बच्चे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और सही ग्रुप में जुड़ना है आप लोगों ने। ठीक है, अच्छे से देखकर। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए ये जो आज की क्लास है उसकी पीपीटी भी मैं वहां पर मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए, पीडीएफ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कर सके। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना है आप लोगों ने, और टेलीग्राम के अंदर में ही आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप की भी लिंक डाल देंगे, जो बच्चे व्हाट्सएप के ऊपर में है, व्हाट्सएप का जो चैनल है उसके अंदर में भी आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोगों को दोनों जगह के ऊपर में सारी की सारी जो अपडेट्स है वो मिलती रहे। ओके, चलिए थैंक यू। और इंडिया कोड के बारे में जो बच्चे पूछ रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का चालू है इंडिया कोड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, सीटेट यूपीटेट के लिए आप लोग अपने जो भी आपके हस्बैंड कर रहे हैं, वाइफ कर रही है, या भाई बहन जो भी कर रहा है, या आपका पड़ोसी अड़ोसी जो भी कर रहा है उनको बता दीजिएगा। और साथ ही साथ जो है जो ओल्ड स्टूडेंट है वो अपग्रेड भी इसमें कर सकते हैं। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।